नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पहले क्या क्या देखा कि फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी मतलब अगर दो बॉडी के बीच के अंदर फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, और अर्थ के लिए फोर्स क्या होता है। हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी, और हमने बात की थी बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसकी वैल्यू क्या क्या रहती है और उसकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है जैसे ही हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं या डेप्थ के अंदर आते हैं। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी, और इसके बारे में हमने बात की थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बात की थी बच्चों। और फिर हमने बात की थी एस्केप स्पीड के बारे में। एस्केप स्पीड हमने क्या देखा था, एस्केप स्पीड क्या होती है। एस्केप स्पीड हमारी होती है बच्चों, जैसे कि अगर हम कोई भी प्लेनेट के ऊपर किसी ऐसी स्पीड दे दें कि वो क्या करे, इसकी जो रहेगी, मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने इसको वेलोसिटी दे दी तो ये क्या करेगा, ये एस्केप कर जाएगा, ये वापस इस पे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एस्केप स्पीड था। हमने देखी थी एक्सीलरेशन मतलब जो एस्केप स्पीड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। चलिए देखते हैं हम। Thus the minimum speed required for an object to reach infinity, कह रहा है कि अगर हम एस्केप करा रहे हैं किसी प्लेनेट से, मान लीजिए अर्थ से ही हम क्या करा रहे हैं, उसको एस्केप करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, हम उसको कर देंगे इक्वेट, उसके इनिशियल टोटल एनर्जी को हम कर देंगे उसके फाइनल एनर्जी से इक्वेट। मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लगाएंगे अब इसके अंदर फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कि हमारे पास क्या है, इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी v हमने दी है, और क्या हो रहा है कि किसी पॉइंट पे जाकर मान लीजिए ये आ रहा है g(m)(e)/h/r(e). ठीक है बच्चों, और फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 0, और ये रहेगी बच्चों हमारी क्या कि किसी पॉइंट पर मान लीजिए h हाइट पर हमने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट किया, तो ये रहेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, m से m हमारा कट जाएगा, और vi की वैल्यू मतलब जो इनिशियल स्पीड, मतलब जो हमको स्पीड देनी है हमारे ऑब्जेक्ट को ताकि वो एस्केप कर जाए, तो उसकी वैल्यू आती है बच्चों इस तरह से। अगर मैं हाइट h को मान रहा हूँ इस केस के अंदर 0 कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मैं सरफेस से ही हमारे पार्टिकल को या मेरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, मैं थ्रो कर रहा हूँ किसी स्पीड v से। और ये स्पीड कितनी होनी चाहिए बच्चों, ये होनी चाहिए √2gme/re। और इसकी तुम वैल्यू सोल्व करोगे बच्चों तो कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी तो ये देखते हैं हम। अगर हमको पता है बच्चों g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू होती है जो होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू आती है बच्चों gme/re², जिसके अंदर g है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m है बच्चों हमारा मास ऑफ द अर्थ, और r है बच्चों हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो vi हमारा आ गया था बच्चों √2gre, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इक्वेट किया g को gme/re² से हमने इक्वेट किया। तो जिसके अंदर हमको g की वैल्यू पता है बच्चों, वो होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। re की वैल्यू होती है बच्चों हमारी 6400 किलोमीटर। तो बच्चों अगर हम पुट करेंगे इसके अंदर 2 × 9.8 × 6400 किलोमीटर, इसको हम इक्वेट करेंगे बच्चों, तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी बच्चों यूजिंग द वैल्यू ऑफ g एंड re, जब हम g की वैल्यू डाल देंगे और re की वैल्यू डाल देंगे तो हमको जो मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, मिनिमम स्पीड मिल जाएगी, जिस स्पीड से हम क्या करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना चाहते हैं, जिस प्लेनेट से हम उसको फेंक रहे हैं, और हम इसमें ले रहे हैं हमारा अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो v मिनिमम आया बच्चों हमारा √2gre, तो इसकी वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो ये आएगी बच्चों 1.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये समझ सकते हो कि 1.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज होती होगी। सोचिए कि 1.2 किलोमीटर उसको 1 सेकंड के अंदर ही कवर करना है, तो ये स्पीड हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एस्केप कर जाए। दिस इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड, इसे हम कहते हैं बच्चों एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड समटाइम लूजली हम इसको कभी कभी कह देते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा एस्केप स्पीड का, एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट, कि हमारी वैल्यू आई बच्चों 1.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो वो एस्केप कर जाएगा, मतलब वो अर्थ के ऊपर वापस से नहीं लौटेगा। इक्वेशन अप्लाई इक्वली वेल टू एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सरफेस टू द मून विद g रिप्लेस्ड बाय द एक्सीलरेशन ड्यू टू मून ग्रेविटी एंड द सरफेस एंड द re रिप्लेस्ड बाय द रेडियस ऑफ द मून। ये कह रहा है कि बच्चों हमने क्या देखा था कि vi की जो है मतलब v इनिशियल जो थी हमारी वो आई थी बच्चों 2√2gre। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों हमारी अर्थ के केस में। और अगर मैं मून के केस में निकालूं बच्चों की हमारी जो होगी क्या होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी g ऑफ मून, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाया मून। मतलब अगर मून की जो एक्सीलरेशन होगी बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू मून जो होगा बच्चों हमारा
जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी मून की उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है बच्चों क्या करती है, जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की वो वेरी करेगी मून के रिस्पेक्ट पे, और रेडियस ऑफ द मून हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी स्पीड, एस्केप स्पीड फ्रॉम मून से। अगर हम क्या करेंगे, मून से हम किसी को ऑब्जेक्ट को क्या फेंकेंगे तो हमको क्या करेंगे, हमको बस इसके अंदर रिप्लेस करना है, जी को रिप्लेस करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू मून ग्रेविटी, और आर को रिप्लेस कर देंगे हम रेडियस ऑफ द मून से। हम रिप्लेस करके हम निकाल सकते हैं कि मून और या किसी भी प्लेनेट के ऊपर, जैसे जुपिटर है बच्चों, तो हमको क्या करना है, जुपिटर के केस में, यूरेनस के केस में, मार्स के केस में, या किसी भी केस के अंदर कोई भी हमारे पास प्लेनेट है तो हमको इसके अंदर इक्वेट करना है हमारा GM, जो कि हमारा एक्सीलरेशन जो होगा ड्यू टू प्लेनेट, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ये हमारी वैल्यू आ जाती है बच्चों। इतनी अगर स्पीड हम देंगे तो हमारी जो होगा क्या होगा, हमारा जो एस्केप होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो एस्केप हो जाएगा। Both are smaller than their value on the earth and the escape speed of the moon turned out to be 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, about a 5 times smaller। बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारी जो बोथ क्या है, हमारी जो है स्मॉलर, जो दोनों वैल्यू है बच्चों G और जो हमारा रेडियस है, उन दोनों की वैल्यू जो है दोनों की दोनों छोटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इनका हम इक्वेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो कि है 5 टाइम्स स्मॉलर देन दी अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्मॉलर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द रीजन दैट द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। और इसका रीजन क्या है कि बच्चों की जो मून के पास होता है कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों वो फॉर्म होते हैं सरफेस ऑफ द मून, इसलिए जो होती है बच्चों हमारी द मून हैविंग द लार्ज वेलोसिटी देन दिस विल एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। और अगर हम इसको इतनी वेलोसिटी दे देंगे बच्चों, इतनी स्पीड दे देंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा ये मून के ग्रेविटेशनल पुल से आउट हो जाएगा और ये एस्केप हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेनेट के लिए बच्चों एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी हम उसके लिए निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों अब अर्थ सैटेलाइट की। अर्थ सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बच्चों अर्थ सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है, मतलब जो कि हमारे अर्थ, अगर ये मेरी अर्थ है तो जो भी सरफेस से बाहर बच्चों जो रोटेट करेगा बच्चों उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट द ऑब्जेक्ट, वो ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं बच्चों जो रिवॉल्व करती है हमारे सन के अराउंड, मतलब उसके आसपास वो रिवॉल्व करते हैं। देयर मोशन इज सिमिलर टू द प्लैनेट अराउंड द सन। और उसका मोशन भी बच्चों कैसे होता है, जैसे प्लैनेट हमारे मूव होते हैं सन के अराउंड जो है मूव होते हैं, उसी तरह से इसका मोशन भी होता है। तो इसीलिए इनके लिए केपलर लॉ जो होगा इनके लिए भी अप्लाई होगा। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों, जो ऑर्बिट होगा जो जिसके अंदर हो रहा है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, ऑर्बिट को सर्कुलर लेंगे या एलिप्टिकल ले सकते हैं। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। जो बच्चों हमारा जो मून होता है उसे हम कहते हैं एक नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, और जो नॉर्मल सैटेलाइट होती है बच्चों जो हमारे लिए ब्रॉडकास्ट करती है, जो टेलीविजन जो नेटवर्क दिखाती है, GPS EPS काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है जो हमारे लिए, वो होती है बच्चों हमारी ह्यूमन मेड सैटेलाइट, मतलब हमारी खुद की सैटेलाइट, ह्यूमन सैटेलाइट उसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल सैटेलाइट है बच्चों वो होता है हमारा मून, उसको भी हम एक नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं। सिंस 1957 कह रहे 1957 के अंदर मैनी कंट्रीज, जो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, इंडिया भी उसके अंदर इंक्लूड था बच्चा, हमारा देश भी उसमें इंक्लूड था। उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। मतलब आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट मतलब जो हमने खुद बनाई है सैटेलाइट, जैसे रॉकेट हम बनाते हैं, तो हमने क्या किया, इस तरह से एक सैटेलाइट बनाई हमारे खुद के लिए। और खुद के लिए मतलब क्यों, जिससे हमको हेल्प मिल सके किसके अंदर, टेली कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब जो भी चैनल्स होते हैं हमारे टीवी पे जो आते हैं, जो भी हम बात कर पाते हैं उनके बारे में हम जान सकें, जियोफिजिक्स के बारे में और मेट्रोलॉजी के बारे में। मेट्रोलॉजी का मतलब जो बात करता है कि हमको कैसा वेदर रहेगा, वो हमें इसकी जानकारी देता है कि कितनी विंड चल रही है बच्चों, कितनी हवा चल रही है, कैसा वेदर रहेगा, मॉनसून आएगा या फिर सब बारिश होगी कि नहीं होगी। इससे हमारा ये सैटेलाइट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसको एनालाइज। ठीक है बच्चों, कंसीडर सैटेलाइट इन सर्कुलर मोशन ऑफ डिस्टेंस। कह रहा है कि एक मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर मोशन में जा रही है, जिसका डिस्टेंस मान लो बच्चों RE+H है, और जो कि है सेंटर ऑफ द अर्थ से। ठीक है बच्चों, और RE है हमारा बच्चों अर्थ ऑफ द रेडियस। ये मान लेते हैं कि हमारा जो है सैटेलाइट है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, जिसका जो सर्कुलर डिस्टेंस है बच्चों, मतलब जो रेडियस है जिससे वो जा रहा है वो है RE+H।
इफ m इज द सैटेलाइट मास, और m मान लेते हैं बच्चों सैटेलाइट का मास और v मान लेते हैं बच्चों उसकी स्पीड की, उस स्पीड से जो है वो रोटेट कर रहा है या वो ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बच्चों क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है हमारा mv²/r के। इसके अंदर बच्चों v जो है बच्चों हमारी रहेगी सैटेलाइट की स्पीड v, तो इसके अंदर हमने लिखा है mv कैपिटल V², और बच्चों हमारा r जो होगा यहाँ पर होगा re प्लस h, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम मान रहे हैं एक है हाइट h पर और ये है हमारा बच्चों रेडियस। तो ये डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों re प्लस h। तो यहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे mv²/re प्लस h, दिस प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या बच्चों, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे बैलेंस होगा, वो बैलेंस होगा बच्चों किससे, वो बैलेंस होगा इसके ग्रेविटेशन से। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बच्चों कि ये है हमारा अर्थ, और क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारी अर्थ और ये हमारा सैटेलाइट है, एक दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, और ये क्या करेगा, ये रिवॉल्व हो रहा है बच्चों क्या सर्कुलर मोशन के अंदर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है एक्सपीरियंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड की तरफ, तो यही बैलेंस करेगा हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है बच्चों, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं उसको Gm1m2/r², जिसके अंदर G है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M है, और जिसके अंदर अगर हम पुट करेंगे बच्चों हम मास M मान ले बच्चों सैटेलाइट का, तो हमारा हो जाएगा Gm_me मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। और टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारा, वो है बच्चों हमारा re प्लस h, और इसका कर देंगे हम इक्वेट। तो बच्चों यहां से हम क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कर रहा है इक्वेट, तो इन दोनों को बच्चों हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा वैल्यू v की आ जाएगी। और कितनी आएगी वो देखते हैं बच्चों, इक्वेट करेंगे बच्चों हम राइट साइड को, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और क्या हो जाएगा, उससे हमारा जो m जो हो जाएगा हमारा सैटेलाइट का जो मास होगा बच्चों सैटेलाइट का, वो हो जाएगा कैंसिल, और यहां से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों v² = Gme/re प्लस h। ठीक है बच्चों, और इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो v है बच्चों हमारा वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं कर रहा है सैटेलाइट के मास के ऊपर। ठीक है, कि कोई भी सैटेलाइट का मास हो बच्चों वो डिपेंड नहीं करेगा, कि उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और v डिक्रीज एज h इंक्रीज, कह रहे v डिक्रीज होगा, v हमारा जो है बच्चों वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हमारी h जो है इंक्रीज होता रहेगा। और बच्चों अगर हमारा h 0 है तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी v² h, अगर हमारा 0 है वो हो जाएगी बच्चों हमारी Gme/re। और जिसके अंदर g को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, Gme/re², तो इसको मैं लिख सकता हूँ Gre, और यहां से बच्चों v की स्क्वायर आ जाएगा बच्चों Gre के बराबर, जो कि है g × re रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू ग्रेविटी, acceleration due to gravity। When we use g = Gme/re का स्क्वायर फॉर एनी ऑर्बिट, और किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर हम ये यूज करेंगे Gme/re² फॉर एनी ऑर्बिट द सैटेलाइट ट्रेवल एट डिस्टेंस, तो बच्चों जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लीजिए कि वो जो रेडियस है हमको पता है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों किसी सर्कल का, वो होता है बच्चों 2πr, और 2πr है r है इस केस के अंदर बच्चों वो है re प्लस h, और जिसकी स्पीड v से वो रोटेट कर रहा है और मान लीजिए कि वो पूरा रोटेट करता है एक टाइम पीरियड t के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लगाना आता है, डिस्टेंस होता है बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा d/v, और d डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बच्चों वो ट्रेवल करेगा 2πr, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस उसका ट्रेवल करेगा, जो कि हो जाएगा बच्चों 2πre प्लस h, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2πre, जिसके अंदर v को मैं इक्वेट करूंगा क्या, वैसे v जो है हमारा वेलोसिटी है जो कि हमने निकाला था पिछले केस के अंदर, वो आया था बच्चों हमारा √Gme/re। ठीक है बच्चों, re प्लस h। ओके, तो इसको मैं इक्वेट करूंगा तो हमारी जो वैल्यू होगी बच्चों t की, और इसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन आ जाएगी, मतलब हमारा जो डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा आ जाएगा। और इसको हम मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं इक्वेट करूंगा, इसको मैं स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा t² हो जाएगा बच्चों = k, जिसके अंदर k मैं मान रहा हूँ बच्चों 4π² Gme, ये है क्योंकि हमारा कांस्टेंट बच्चों, क्योंकि हमको क्या पता है कि g की वैल्यू फिक्स होती है, me की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू तो फिक्स होती ही होती है,
तो ये हम इसको एक अच्छा कांस्टेंट लिख सकते हैं, एक बड़ा कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हम क्या देखने को मिलेगा कि हमको देखने को मिलेगा कि टी स्क्वायर जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर ई प्लस एच के होल क्यूब के। ठीक है बच्चों, जहां पर के हमको दिया गया है और ये बच्चों हमारा क्या है, ये है बच्चों हमारा दिस इज द कैपिलर लॉ ऑफ पीरियड अप्लाई। ये है बच्चों कैपिलर लॉ ऑफ पीरियड्स का, जो कि हमने देखा है सैटेलाइट मोशन के अंदर हमने इसको अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सैटेलाइट क्लोज द अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट है बच्चों जो अर्थ के काफी ज्यादा क्लोज है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू आर ई, मतलब एच को हम मतलब कर सकते हैं उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो होगा क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड वो हो जाएगा बच्चों हमारा 2π√RE/G, क्योंकि हमने इस केस के अंदर देखेंगे हम कि टाइम पीरियड के अंदर एच को हम पुट कर रहे हैं 0, तो टी बच्चों हमारा हो जाएगा 2πr√G/RE/G, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसके अंदर तुम पुट करोगे बच्चों रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि हमारा 6400 किलोमीटर है, जी की वैल्यू पुट करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो बच्चों हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट्स के बराबर होगा, कि जी है हमारा 9.8, आ रही है बच्चों हमारा 6400 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसी भी सैटेलाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल। अर्थ सैटेलाइट के ऊपर कह रहा है कि मार्स हैज 2 मून। जो बच्चों मार्स प्लेनेट होता है हमारा, उसके पास 2 मून होते हैं जिसका नाम होता है फोबोस और डेलमस। ठीक है, फोबोस हैज पीरियड ऑफ 7 आवर 39 मिनट। कह रहा है कि फोबोस जो मून है हमारा, जो सैटेलाइट है मार्सी सैटेलाइट है, उसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है 7 आवर 39 मिनट्स। ठीक है, और एंड एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 9.4 10⁻³ किलोमीटर। और जो बच्चा उसका ऑर्बिटल रेडियस है वो हमको दिया गया है 9.4 10⁻³ किलोमीटर। और हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट कीजिए उसका मास हमको मास निकालना है बच्चों मार्स का। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे ये हमको पता है, क्योंकि हमको इक्वेशन देखी थी, टाइम पीरियड और एम के बीच में हमको रिलेशन पता है, तो वो वाली वैल्यू उसके अंदर पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका क्या बोल रहा है, एज्यूम द अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। कह रहा है कि अर्थ और जो मार्स है एक ही सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव हो रहे हैं सन के अराउंड, विद द मार्सियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। जिसके अंदर मार्स का जो अर्थ है ऑर्बिट है बच्चों वो कितना बड़ा है, 1.52 टाइम्स है बड़ा रेडियस के अर्थ से। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज। तो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज के अंदर हमसे ये पूछ रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें पता है बच्चों, हमने अभी निकाला टाइम पीरियड के बीच का हमने रिलेशन निकाला था, जो कि था बच्चों हमारा mm इजिकल्स टू 4π² RE/G/t², जिसके अंदर m की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हमें पता है, g की वैल्यू पता है, तो हम t की वैल्यू भी इसके अंदर से हम m की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड हमको दिया गया 7 आवर 39 मिनट और रेडियस भी हमको दिया गया है। तो बच्चों इसके अंदर हमको ये पता हुआ है, ये पता हुआ है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से बच्चों हमने क्या देखा था कि टाइम पीरियड जो है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो टाइम पीरियड जो था वो डिपेंड कर रहा था बच्चों किस पे, हमने देखा था एक कांस्टेंट RE+H के होल क्यूब, ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा था। तो हम क्या देखेंगे कि T1 अगर मैं मान लूँ इसे और इसे मैं T2 मान लूँ, तो बच्चों क्या होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्यूब रूट है, जैसे कि ये है मेरा RE+H, इसको मैं मान लेता हूँ A क्यूब, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये क्या आएगा, T1/T2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू RE+H अपॉन A का होल क्यूब। तो यहां से T1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, RE+H डिवाइडेड बाय A का 3/2 इंटू T2। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमने ये इक्वेट किया है। 1.52 टाइम्स हमको दिया गया था कि जो मार्शियन ऑर्बिट है वो 1.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे टाइम पीरियड से, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों मार्शियन का वो आएगा बच्चों 684 डेज हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम दूसरे प्लैनेट का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे लॉ ऑफ कैपिलर्स हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे इसके अंदर हमने वैल्यू देखी टी की, और जैसे हमने पता है बच्चों कि हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिस्टेंस के, और वो कितना होता है बच्चों, A मान लेते हैं इसको A क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ और या किसी भी प्लैनेट से तुम ले रहे हो उसके सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये है वेइंग द अर्थ, मतलब हम अर्थ का मास कैसे वे कर सकते हैं बच्चों, वेट उसका हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि हमको दिया गया है बच्चों ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना वो हमको दिया गया है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ हमको दिया गया है बच्चों 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द मून, डिस्टेंस ऑफ द मून कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द मून जो है हमारा अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। और टाइम पीरियड बच्चों हमको दिया गया है, टाइम पीरियड हमको दिया गया है मून का वो है बच्चों 27.3 डेज। तो हमसे पूछ रहा है कि ऑब्टेन करो मास ऑफ द अर्थ ME इन 2 डिफरेंट वेज। हमको निकालना है बच्चों अर्थ के मास, हमको निकालना है इन्हीं सबका यूज करते हुए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको पता है ME क्या होता है बच्चों, G जो हमारा G होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा ग्रेविटी, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लिखते थे, ME ओवर RE² इंटू G। इसको इस तरह से हम लिखते थे बच्चों। और यहाँ से हमें क्या लिखूंगा, G की वैल्यू हमें पता है, हमको क्या निकाला था, मास ऑफ द अर्थ हमको निकालना है, जिसके अंदर G की वैल्यू हमें पता है और RE की वैल्यू हमें पता है। तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी 5.97 इंटू 10⁻24 kg के करीब आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ द अर्थ जो हम निकालेंगे इस तरह से। और दूसरे तरीके से बच्चों हमको क्या पता है, हमको टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड का हमको पता है बच्चों, ये होता है हमारा रिलेशन, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू वो होता है बराबर 4π² इंटू R³ अपॉन डिवाइडेड बाय GT²। इसके अंदर R हमको पता है बच्चों, G हमको पता है और टाइम पीरियड हमको 27.3 डेज हमको दिए गए हैं। तो यहाँ से मैं मास ऑफ द अर्थ यहाँ से निकाल लूंगा। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि 2 डिफरेंट वेज से हमने मास ऑफ द अर्थ निकाला। और हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 10⁻24 kg ये जो है बच्चों, इनका जो है मतलब मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी जो है बराबर आ रहा है। देखिए 5.97 और 6.02 बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि जो है हमारा जो रेडियस, जो हमने जो मास निकाला वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। मास ऑफ द अर्थ इन केस 1 अप्रोक्सीमेटली बराबर है हमारे मास ऑफ द अर्थ केस 2 के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर, कह रहा है एक्सप्रेस करिए कांस्टेंट K इन डेज। कह रहे कांस्टेंट जो K है बच्चों हमारा, उसको एक्सप्रेस करिए डेज के अंदर और किलोमीटर्स के अंदर उसको एक्सप्रेस कीजिए। जहां पर K की वैल्यू हमको दी गई है बच्चों 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर मीटर -3³ और हमको दिया गया है बच्चों द मून इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये हमको डिस्टेंस दिया गया है बच्चों मून का अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हमको क्या करना है, इस वैल्यू को K की वैल्यू को हमको ये बोला गया है कि K की वैल्यू को हमने जैसे ये देखा कि ये जो इसकी जो अभी यूनिट है वो सेंटीमीटर, उसकी सेकंड स्क्वायर और मीटर क्यूब में है, वो सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब पर है वो। तो हमको ये करना है इक्वेट। कैसे इक्वेट करेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसके अंदर ये कन्वर्ट करेंगे सेकंड को हावर के अंदर, मिनट को करेंगे हम, क्योंकि हमको पता है 1 सेकंड जो होता है बच्चों वो बराबर किसके होता है, 1 सेकंड हमें पता है बच्चों कि 24 मतलब हमारे एक दिन में कितने होता है, हमको निकालना है बच्चों, एक्सप्रेस करना है डेज के अंदर। तो हमें पता है एक डेज में होता है 24 आवर और 1 आवर में होते हैं बच्चों हमारे 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर बच्चों हमारा होता है 60 सेकंड। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे बच्चों। किस से डिवाइड करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे 60 से, फिर 60 से करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे उसको 24 से। तो हमारा जो है डे और किलोमीटर के अंदर ही आ जाएगा। और मीटर को हम करेंगे कन्वर्ट 1000 के अंदर और 1 किलोमीटर होता है बच्चों 1000 के बराबर। तो इस तरह से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों डेज और किलोमीटर के अंदर। ये तुम करना खुद से ही, इसमें बस तुमको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। और हमसे दूसरे में क्या पूछा गया, ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन डेज। और हमको पूछा गया बच्चों टाइम पीरियड क्या होगा जो रिवॉल्व करेगा डेज के अंदर, ये हमको निकालना है। देखते हैं इसको बच्चों। K की वैल्यू जो आएगी बच्चों, ये वो आएगी बच्चों 1.3 इंटू 10⁻⁻14 डेज स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। और हमें टाइम पीरियड का बच्चों रिलेशन पता है, हमने देखा था टाइम पीरियड का रिलेशन, और मास का रिलेशन देखा था और G का रिलेशन देखा था, उससे हमारा टाइम पीरियड जो है बच्चों आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एनर्जी क्या होगी बच्चों, जो हमारी सैटेलाइट जो है ऑर्बिट कर रही है हमारे किसी भी प्लेनेट के या सन के किसी भी रिस्पेक्ट में वो ऑर्बिट कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी।
यूजिंग इक्वेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज विद स्पीड v इज। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों हमारा हाफ mv², और v की वैल्यू बच्चों हमने पहले निकाली थी, वो क्या थी बच्चों, v की वैल्यू थी हमारी √GME/RE+ h का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, मतलब v की वैल्यू थी बच्चों हमारी √GME/RE+ की वैल्यू ये हमने देखी थी बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हमने पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी GMME/RE+H। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि है कि इन्फिनिटी पे, उसको हम क्या मानेंगे बच्चों, इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको हम मान रहे हैं 0। द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों r और प्लस h डिस्टेंस पे सेंटर की, मतलब सेंटर से अगर वो r मतलब h डिस्टेंस से ऊपर है बच्चों, मतलब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r+h, क्योंकि जैसे कि ये है हमारा केस कि ये है मेरा हाइट h, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, वो होता है बच्चों GMME/RE+H को मैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या क्या कर दिया बच्चों इक्वेट, मैंने कर दिया काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट और कर दिया पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट। तो बच्चों तुम यहाँ से क्या देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो क्या है, वो डबल है काइनेटिक एनर्जी के, और क्या है हमारा वो इससे मल्टीप्लाई किया गया है हमको -1, माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी हाफ हो जा रही है। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से क्या है, हाफ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम भी बात करते हैं। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों सर्कुलरली जो ऑर्बिट हमारा सैटेलाइट जो है वो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी वो हो जाएगी नेगेटिव। क्यों हो जाएगी नेगेटिव, तो देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी नेगेटिव है और वो ट्वाइस मैग्नीट्यूड के अंदर है पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी के, मतलब -G काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था बच्चों वो थी बच्चों हमारी प्लस GMME अब वो ओवर RE+H डिवाइडेड बाई 2 माइनस GMME ओवर RE+H। तो बच्चों तुम इस दोनों को इक्वेट करोगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, हमको मिल जाएगी वैल्यू, क्योंकि हमको पता है बच्चों एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है बच्चों हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हमने क्या देखा काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल एनर्जी के है हाफ। तो टोटल एनर्जी बच्चों हमारी हो जाएगी -GMME ओवर RE+H। ठीक है बच्चों, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी हमारी है यहाँ पे नेगेटिव। इन दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिल गया टोटल एनर्जी जो जिसकी वैल्यू आई है GMME ओवर 2 ओवर RE+H। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सर्कुलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज थस नेगेटिव। तो मतलब जो टोटल एनर्जी होगी जो बच्चों हमारी ऑर्बिट जो है सैटेलाइट जो है ऑर्बिट कर रही है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है बच्चों वो है हमारी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ये याद रखना पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी GMEM ओवर RE+H। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों हमारी, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ इंटू GMEM ओवर RE+H। और टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों हमारी, टोटल एनर्जी होती है हमारी GMME ओवर 2 इंटू RE+H। तो बच्चों हमेशा ये याद रखना कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी और मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों वो होती है नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसके अंदर होता ही क्या है, उसके अंदर मास होता है और वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी का उसके अंदर होता है स्क्वायर, तो इसलिए जो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। Total energy of a circularly orbiting satellite is thus negative and the potential energy being negative but the twice in magnitude। और potential energy का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो डबल है किससे, काइनेटिक एनर्जी से और टोटल एनर्जी से। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा एनर्जी
ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सारी सैटेलाइट की जो है ऑर्बिट कि अगर हम उसके अंदर क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो इस तरह से हम इसको इक्वेट करेंगे। जिसके अंदर अगर हमारे पास दूसरा प्लेनेट है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम मास ऑफ द अर्थ को रिप्लेस कर देंगे उसके मास से, और रेडियस ऑफ द अर्थ को रिप्लेस कर देंगे रेडियस ऑफ द प्लेनेट के हिसाब से। और ये बाकी उसी तरह से ये सारे के सारे रूल जो होंगे अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।